हेलो एवरीवन। और हम डिस्कस कर रहे हैं सोफीज वर्ल्ड, जिसमें हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं प्लेटो तक, और अब हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के डिसाइपल अरिस्टोटल को, जिसे अरस्तु भी कहते हैं। एरिस्टोटल ने हमें लॉजिक सिखाई, जिसके बेस पर आज का पूरा मॉडर्न समाज खड़ा है। एरिस्टोटल कहता था कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के जरिए यह लॉजिक हासिल कर सकते हैं। इस फिलोसफी ने अपने टाइम के सभी फिलोसफर्स को झंझोड़ के रख दिया। इस आइडिया ने सोफी को और क्यूरियस बना दिया, यह जानने के लिए कि लॉजिक कैसे वर्क करता है, और उसके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए जिनका वो जवाब जानना चाहती थी। सोफी और उसके टीचर एल्बर्टो नोक्स ने ग्रीक फिलोसफी के बाद यूरोपियन और रिनासा के दौर की फिलोसफी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिडिल एजेस के बाद में काफी पॉपुलर हुए और जिन्होंने मॉडर्न मैन के कंसेप्ट को शेप किया। और एरिस्टोटल के बाद अगले 1500 साल तक फिलोसफी पर कोई ज्यादा काम नहीं हो सका। तो फिर आता है रिनासा का पीरियड, जहां पर लोगों ने फेथ छोड़कर इंक्वायरी का रास्ता अपनाया रियलिटी तक पहुंचने के लिए। फेथ ने, रिलीजन ने लोगों को यह सिखाया था कि जहां पर भी ईमान की बात आती, फेथ की बात हो, वहां पर कोई इंक्वायरी पॉसिबल नहीं और उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन रिनासा के दौर के बाद इन रिलीजियस डोगमास के ऊपर भी सवाल उठाए जाने लगे। रिलीजन का मानना था कि उसके सामने झुककर सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और ऐसे दौर में कोई भी नोवल सोच, कोई भी इनोवेशन जन्म नहीं लेती। लेकिन 15वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर दिया, जिन्होंने रिलीजन के ऊपर भी सवाल खड़े किए, जिन्होंने हर व्यवस्था को चुनौती दी। जिसमें से दो सबसे मुख्य इनोवेशन थी प्रिंटिंग प्रेस का आना और रिनासा का होना। रिनासा के आने से यूरोपियन जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उसको पूरी तरह झंझोर के रख दिया, और रिनासा यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल रिवाइवल लेकर आया, जिसमें फाइनली लोगों ने रिलीजन से बाहर निकलकर पोटेंशियल और आर्ट, साइंस और इनोवेशन को और ज्यादा चेरिश किया गया। यहां पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कोपरनिकस का, जिन्होंने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। कोपरनिकस ने दुनिया को सबसे पहले बताया कि वह अर्थ नहीं है, इसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि सोलर सिस्टम है और जिसमें सूरज के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम का हीलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया, जिसके बाद रिलीजन पर और फेथ पर लोगों का भरोसा कम हुआ और चर्च की अथॉरिटी पर सवाल खड़े होने लगे। उसने अपनी किताब द रिवोल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर में चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया, जिसके बाद तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों की सोच में एक ड्रास्टिक परिवर्तन आया, जहां से पैराडाइम शिफ्ट होता है इनोवेशन की तरफ, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटीज की तरफ, जहां से शिफ्ट होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ, जहां से शिफ्ट होता है एक नई व्यवस्था पूरे यूरोपियन समाज के लिए। यही वो दौर था जहां से फिलोसफी ने कम बैक करना शुरू किया और नए नए फिलोसफर्स, नए नए आइडियाज प्रोलिफरेट होने लगे। और इसी दौर में सबसे पहले मटेरियलिज्म का कंसेप्ट आया, जो कि आइडियलिज्म के ऑपोजिट था, आइडियलिज्म से अलग था। और मटेरियलिज्म का यह मानना था कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे फंडामेंटल सब्सटेंस मैटर है, और इस मैटर को समझकर हम इस दुनिया के तमाम रहस्य को समझ सकते हैं, जान सकते थे। ये मटेरियलिज्म ही था जिसने 17वीं और 18वीं शताब्दी में होने वाले रिवॉल्यूशंस की बुनियाद रखी, जिसने कमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बुनियाद रखी। और इस मटेरियलिज्म के अपोजिट कंसेप्ट था आइडियलिज्म। तो इस दुनिया के फंडामेंटल सब्सटेंस आइडिया को मानते थे। और मटेरियलिज्म में सबसे पहला नाम आता है थॉमस होब्स का। थॉमस होब्स का मानना था कि हमारी रूह को भी हमारी बॉडी के पार्टिकल्स के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। थॉमस होब्स के बाद हम बात करते हैं रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, जिसमें शायद सबसे पहला रेने डेकार्ट्स था, जिसने अपनी सोच के जरिए पूरी दुनिया का थॉट प्रोसेस चेंज करके रख दिया। रैशनलिस्ट ह्यूमन फैकल्टी ऑफ रीजन को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये लोग ब्रेन को सुपीरियर समझते हैं और ब्रेन की जो रीजनिंग
एनालिटिकल जो पावर है उससे बड़ी किसी पावर को नहीं मानते। रैशनलिस्ट कहते हैं कि इंसान अपनी पावर ऑफ रीजनिंग के जरिए पूरी कायनात को समझ सकता है। रेने डेकार्ड की सबसे फेमस स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसने सोचने के नजरिए को चेंज किया, और इसी स्टेटमेंट ने मॉडर्न फिलोसफी की बुनियाद रखी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रियलिटी समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर किया। डेकार्ड्स के बाद सोफी की मुलाकात दो और जबरदस्त फिलोसफर से होती है, और ये दो है जॉन लॉक और स्पिनोजा। जॉन लॉक एक इम्प्रेसिस्ट था। इम्प्रेसिस्ट वो लोग होते हैं जो सेंसिस ऑफ परसेप्शन को सबसे ऊपर रखते हैं, और दूसरे थे बैरूज स्पिनोजा, जो कहते थे कि गॉड इज इन द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इन द गॉड। और स्पिनोजा के लिए इस यूनिवर्स में जो हर चीज है उस हर चीज का बेसिक फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्ट में खुदा है। उसका मानना है कि दुनिया की हर चीज में गॉड प्रेजेंट है। स्पिनोजा के बाद सोफी की मुलाकात होती है ऐसे फिलोसफर से जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं, और उसमें सबसे पहला नाम है जॉर्ज बर्कले का। और उन्होंने एक अजीबोगरीब सी बात फिलोसफी को दी। उनका कहना है कि जो ये रियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, यह वास्तव में है ही नहीं। उनका एक बड़ा मशहूर और फेमस स्टेटमेंट है, रियलिटी ओनली एग्जिस्ट इन अवर माइंड। और बर्कले की फिलोसफी खड़ी हुई है एक अजीबोगरीब अजम्पशन पर। बर्कले कहते हैं टू बी इज टू बी परसीव्ड। वो इस स्टेटमेंट से यह कहते हैं कि कोई चीज तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक उसे परसीव ना किया जाए, या जब तक उसे कोई देखने और महसूस करने वाला ना हो। यानी कि अगर जंगल में कोई एक पेड़ है और वह पेड़ गिरा है और किसी ने नहीं देखा, तो बर्कले का कहना है कि वह पेड़ वहां है ही नहीं। बर्कले का कहना है कि जो चीजें हम देख सकते हैं, परसीव करते हैं, वही चीजें दुनिया में है। मतलब साफ है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो इस कमरे में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई इसे देख नहीं रहा है तो। कि जॉर्ज बर्कले की अजीबोगरीब फिलोसफी। इसके बाद सोफी एंटर करती है द एज ऑफ एनलाइटनमेंट 18वीं सदी में, और जहां पर उसकी मुलाकात होती है डेविड ह्यूम से। और उसके बाद सोफी की मुलाकात होती है द ग्रेट फिलोसफर ऑफ ऑल टाइम इमैनुएल कांट से। कांट की फिलोसफी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और उसकी किताब द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन फिलोसफी का एक मास्टरपीस है। कांट ने टाइम और स्पेस को एक्सटर्नल की बजाय हमारे माइंड की फैकल्टी के रूप में बदल दिया। उसने हमारी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक था वर्ल्ड ऑफ नोमिना और एक था वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। कांट कहता था कि दुनिया में जो भी चीजें हैं एग्जिस्ट करती है द वर्ल्ड ऑफ नोमिना में, और जहां तक हमारी सेंसेस कभी पहुंच नहीं सकती, और जो चीजें हमें नजर आती है, जो चीजें हम महसूस करते हैं, ये है द वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। कांट ने ह्यूमन रीजन की लिमिट्स को एक्सप्लोर किया और ये नतीजा निकाला कि मेटाफिजिकल आइडियाज पर हम रीजन को अप्लाई नहीं कर सकते। कांट के बाद बढ़ते हैं 19 सेंचुरीज के रोमांटिसिज्म की तरफ, जिसमें हमारी मुलाकात होगी सबसे पहले हीगल से। हीगल ने बताया कि इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं होती। हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए उसका अलग ट्रूथ है, चीजों को देखने का एक अलग नजरिया है, क्योंकि कांट की फिलोसफी के बिल्कुल अपोजिट थी। हेगल का मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ रियलिटी में नहीं है। हेगल ने डायलेक्टिक प्रोसेस को पॉपुलराइज किया, जिसमें उसने बताया कि एक थीसिस होती है, एक एंटीथीसिस, और दोनों के मिलने से, दोनों के डिस्कशन से एक सिंथेसिस बनता है। थीसिस में किसी भी फिलोसफी को, किसी भी आइडिया को बताया जाता है, दिखाया जाता है, और एंटीथीसिस है उसका ऑपोजिट आइडिया। और जब आइडिया और ऑपोजिट आइडिया मिलते हैं तो एक न्यू आइडिया क्रिएट होता है, जिसे सिंथेसिस कहा। और हेगल का मानना था कि ये दुनिया इसी डायलेक्टिकल प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ती है और नई चीजें क्रिएट करती है। और हेगल के इस डायलेक्टिक आइडियलिज्म को, जिसमें हेगल आइडिया की बात करता है, को रेक्टिफाई किया कार्ल मार्क्स ने, जिसने दिया डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, जिसने आइडिया को सेंटर ऑफ पॉइंट ना मानकर मटेरियल को सेंटर ऑफ मटेरियल को एग्जिस्टेंस का सेंटर माना, जिसने बताया कि दुनिया आगे बढ़ती है मटेरियल से। और उसके बाद सोफी की मुलाकात होती है एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर से, जिसमें उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है सोरेन केरकेगार्ड से।
एग्जिस्टेंशियलिस्ट की फिलोसफी जीवन के पर्पज, उसके मीनिंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बातें करती है। जिंदगी पहले से ही प्री डिटरमाइन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पहले कहीं लिखी हुई है और वही चीजें हमारे साथ हो रही है। उनका मानना है कि लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजन के ही कंसिक्वेंसेस होते हैं। उन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया। इसके लिए जीन सार्ट्रे ने एक कमाल का एक्सप्रेशन यूज किया, एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, का मतलब कि इंसान पहले है और उसके आगे क्या होगा वो बाद की बातें हैं। और यह फिलोसफी तर्कसंगत भी मालूम होती है। ये लोग मानते हैं कि इंसान अपनी ड्राइविंग सीट पर होता है और डिसीजन करता है, चॉइसेस करता है और उसी के कंसिक्वेंसेस उसके साथ आगे होते हैं। एसेंशियलिस्ट हमें सिखाते हैं कि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। आपकी चॉइसेस ही आपकी जिंदगी को बनाती है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आपके लिए डिसाइड कर रही है। इसके बाद सवाल उठता है कि सोफी और उसके टीचर एल्बर्टो नोक्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और इसके लिए दोस्तों आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपने यह बुक पढ़ा तो आपको भी फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट से, जो देखने में बोरिंग लगता है, से प्यार हो जाएगा। और इसके बाद में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जो सवाल रिलेटेड है सोक्रेटिस की उस लाइन से, दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट ए लाइफ लिविंग वर्दी। और जिसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में, अपनी जिंदगी के पर्पज के बारे में, अपनी जिंदगी को कोई मीनिंग देने के बारे में सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा? और अगर सोचा है तो आप मुझे भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं? और अगर हम इस दुनिया में हैं और हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई जद्दोजहद नहीं है, हम किसी काम को करने के लिए बेकरार नहीं है, तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर आप भी अपनी जिंदगी के मकसद को खोज रहे हैं और अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बेहतर रूप से नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो फिलोसफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपकी जिंदगी को मायने देता है। और फॉर मी इट इज द बेस्ट डिसिप्लिन टू स्टडी। इसलिए फिलोसफी को जरूर पढ़िए और फिलोसफी पढ़ने की शुरुआत कीजिए सोफीज वर्ल्ड से, जो कि एक माइंड ब्लोइंग बुक है। और इस डिस्कशन को मैं यहीं तक रखता हूं। आप मुझे बताइए आपको यह डिस्कशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच।